नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाएं हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक संचालित रहेंगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आपने शनिवार और रविवार को जो मैंने आपको पढ़ाया था सोमवार से शुक्रवार तक उसका रिवीजन किया होगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो आपने लगाए होंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में किया है, क्योंकि हमारी रिदम बनी रहे इसके लिए रिवीजन अति आवश्यक है। तो आपने रिवीजन किया होगा, साथ ही साथ मैं आपको संक्षेप में जो है रिवीजन करा देता हूँ एक बार, जो हमने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत अध्ययन किया है। देखिए, सबसे पहले जो हमने पहली क्लास में अध्ययन किया था वो हमने पढ़ा था भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था, जो राज्य व्यवस्था शब्द है, राज्य व्यवस्था जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से? राज्य प्लस व्यवस्था। तो फिर राज्य व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या हो गया था यहाँ से? किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए जो व्यवस्था की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट अध्ययन किया था, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, राज्य के लिए, राज्य के लिए आवश्यक तत्व। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राज्य के लिए चार आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? पहला है जनसंख्या। ठीक है। दूसरा है निश्चित भूभाग। फिर नेक्स्ट हमारा संप्रभुता। और लास्ट हमारा कौन सा पॉइंट था? गवर्नमेंट। जब तक ये चार तत्व नहीं होंगे तब तक हम राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है। उसके बाद हमने अध्ययन किया था संविधान के बारे में। संविधान के बारे में। और यहाँ मैंने आपको बताया था किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जो आवश्यक अंग होता है, जो आवश्यक तत्व होता है, वो क्या होता है? संविधान। अगर किसी भी देश में संविधान नहीं है तो वहाँ के शासन को नहीं चलाया जा सकता। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो संविधान है वो लिखित दस्तावेज है। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। 26 नवंबर 1949 को हमने अपनी प्रस्तावना को क्या किया था? अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था। और आतार्पित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वही आगे चलकर हमारे संविधान की क्या बनी थी? प्रस्तावना बनी थी। ठीक है। कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो प्रस्तावना है हमारी, इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं या नहीं? और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था प्रस्तावना में, प्रस्तावना
संविधान का अंग है या नहीं। ये जो टॉपिक है हमारी लास्ट क्लास के थे। मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है संशोधन। और संविधान का अंग है या नहीं, ये मैंने आपको बताया था कि जो 1960 था, 1950 से 1960 तक, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना संविधान का अंग था या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं। ठीक है, 1960 से 1973 तक प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी, संविधान का अंग नहीं थी। मार्च 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना क्या होगा? संविधान का अंग होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 1973 से 2022 तक क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 1973 के बाद से प्रस्तावना संविधान का अंग है। और प्रस्तावना संविधान का अंग है इसलिए क्या किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना में आप संशोधन तो कर सकते हैं, क्योंकि ये किसका अंग है? संविधान का अंग है। डेट मीन्स 368 आर्टिकल के तहत आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप संशोधन करेंगे उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होगा, मूल ढांचा प्रभावित होगा, तो संविधान जो प्रस्तावना है जो आपने संशोधन किया है उसमें वो मान्य नहीं होगा। अगर मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो रहा तो आपका संशोधन ठीक है। तो आप प्रस्तावना में संशोधन कीजिए, संसद क्या करे? संशोधन करे। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा कि इन्होंने मूल ढांचे को तो प्रभावित नहीं किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मूल ढांचा प्रभावित हुआ है तो जो कानून बना है उसे रद्द कर देगी। साथ ही साथ अगर जो सुप्रीम कोर्ट है उसे लगता है कि जो कानून बनाया गया है उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो जो कानून होगा वो पारित कर दिया जाएगा। मूल ढांचा क्या होगा, इसे परिभाषित करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो थी हमारी लास्ट क्लास थी। आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है, और आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुसूची की आवश्यकता क्यों थी। भाई भारतीय संविधान में हमारे 395 आर्टिकल थे। यहाँ नोट लिख लीजिए पहले एक नोट। मूल संविधान में, मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूची थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा जो मूल संविधान था हमारा उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो आप क्या बताएंगे? हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, बात करें वर्तमान संविधान में, अगर हम बात करें वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में तो आपको लगाना है 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, ब्रैकेट में लिखेंगे गणना की दृष्टि से लगभग 25। गणना की दृष्टि से लगभग 25 हैं। अगर 22 ऑप्शन नहीं होगा तो आप वहाँ 25 ऑप्शन लगाएंगे। साथ ही साथ अनुसूचियां जो हैं वो 12 अनुसूची सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ जो सवाल है वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है। कहीं कहीं आपको 395 ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर 395 नहीं है तो आप
445, 448, 465 या 470, जो भी ऑप्शन में होगा वो सही आंसर माना जाएगा। पॉसिबिलिटी 448 की ज़्यादा है, अगर 395 नहीं है। क्योंकि ये विवाद का क्वेश्चन है तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आएगा और ऑप्शन में 395 होगा, 445 भी है, 448 भी है, तो फिर राइट आंसर 395 आपका माना जाएगा। 395 नहीं होगा तो फिर कौन सा माना जाएगा, जो 348 होगा या फिर तो या 445 होगा। ये सभी एक साथ नहीं होंगे, अगर सभी एक साथ हों तो फिर ये विवाद का क्वेश्चन होगा, सबको प्लस नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे भाई, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। बात करें वर्तमान संविधान में, 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने भाग, 25 भाग हैं। और अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची। मूल में कितनी थी, 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 अनुसूची हो गई है। इसका मतलब 4 को क्या किया गया है, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ संविधान में जोड़नी है तो संविधान संशोधन करना होगा। 4 अनुसूची जोड़ी गई हैं बाद में, तो क्या किया होगा, 4 संविधान संशोधन किए गए होंगे, उनके द्वारा 4 अनुसूची जोड़ी गई होंगी। सबसे पहले बात करते हैं अब हम प्रथम अनुसूची के बारे में। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट जो है वो जान लेते हैं कि अनुसूची को जोड़ने की आवश्यकता क्या थी, या अनुसूचियों की आवश्यकता क्या थी। अनुसूची की क्या आवश्यकता थी भाई, हमने अनुसूचियां जोड़ी हैं, क्यों जोड़ी हैं, 395 हमारे पास आर्टिकल थे, हम चाहते तो और आर्टिकल्स को जोड़ सकते थे, और अनुसूची नहीं जोड़ते, क्योंकि एक प्रकार से आर्टिकल्स का ही काम करती हैं, इनमें भी चीज़ें लिखी हुई हैं, रूल्स और रेगुलेशंस लगाती हैं, ये भी हमारा जो आर्टिकल है वो भी रूल्स और रेगुलेशंस लगाता है। तो हमने अनुसूची क्यों जोड़ी, देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारा संविधान जो है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़े को मैं ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है, WC है। 395 आर्टिकल तो हमारे तब हैं जब हमने अनुसूचियों को अलग रखा है। अगर ये अनुसूचियां कहीं सम्मिलित होती, ये 500 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो सकते थे। एक तो वैसे ही हमें 395 आर्टिकल्स याद नहीं रहते, कहीं हम इन अनुसूचियों की जगह पर भी आर्टिकल्स को जोड़ते तो जो हमारा संविधान था वो बहुत बड़ा हो जाता, जो संविधान में अनुच्छेद थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते। इसलिए जो अनुच्छेद की संख्या है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए जो अनुसूचियां हैं उन्हें जोड़ा गया है। जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ज़्यादा बड़ा ना हो। यहाँ शब्द उचित होगा कि आर्टिकल्स की संख्या ज़्यादा ना हो, आर्टिकल्स की संख्या अनुच्छेद भी ज़्यादा बड़े नहीं, और हमारे जो कार्य भी है वो हो जाए, इसलिए हमने अनुसूचियों को जोड़ा। एक सब आर्टिकल्स आप इसे कह सकते हैं, सब आर्टिकल्स की संज्ञा दी गई है अनुसूचियों को, क्योंकि जो काम आर्टिकल्स करते हैं वो अनुसूचियां भी करती हैं। आइए जानते हैं अब सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में, कौन कौन सी अनुसूची हैं, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से कानून और कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या क्या चीजें आती हैं, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाओं का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। हमारी जो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां थी, जिनमें से पहली अनुसूची में क्या आता है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमाओं का वर्णन कौन से आर्टिकल में मिलता है, कौन सी अनुसूची में मिलता है, प्रथम अनुसूची में मिलता है। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं। ठीक है, और यूटी की संख्या कितनी है, 9 7।
आर्टिकल जो यूटी हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची के बारे में। हमारी दूसरी अनुसूची है, इसमें क्या चीजें सम्मिलित हैं? इसमें वेतन तथा भत्ते सम्मिलित, वेतन भत्ते परिलब्धियों से संबंधित है, परिलब्धियों से संबंधित है। परिलब्धियों से संबंधित है, वेतन तथा भत्ते परिलब्धियों से संबंधित है, साथ ही साथ विशेष अधिकारों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। किन किन के वेतन एवं भत्ते जो हैं वो इसमें भारित होते हैं द्वितीय द्वितीय अनुसूची में जो आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड अनुसूची के बारे में। देखिए तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है किसका संबंध, किसका शपथ का संबंध जो तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों का। तो यहाँ से सवाल किस प्रकार से आ सकता है? पहला, किसका शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, या किसके शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या बताएंगे? संघ के मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, राज्य के मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। इन सभी की शपथ का संबंध जो है वो तीसरी अनुसूची से है। साथ ही साथ बात करें किसका संबंध, किसकी शपथ का संबंध शपथ का संबंध तीसरी अनुसूची से नहीं है, तीसरी अनुसूची से नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, और ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। किस किस का? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो है वो अनुसूची दूसरी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको यहाँ से मैंने आपको सवाल बताए, एक बार हम जब रिवीजन करेंगे तो दोबारा मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर हमारी नेक्स्ट जो अनुसूची है वो चौथी अनुसूची है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। कौन कौन सी? कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु, यहाँ TN का मतलब तमिलनाडु है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान का, राजस्थान और बिहार। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के बारे में। BH से प्रदर्शित किया गया है बिहार को, और बिहार में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, कितनी राज्यसभा की सीटें मिलती हैं? 16 राज्यसभा की सीटें मिलती हैं। ठीक है, तो चौथी जो शेड्यूल है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें
किसका उल्लेख मिलता है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है राज्यसभा की सीटों की जो है डिसाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में। 5वीं अनुसूची एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट 5वीं अनुसूची ठीक है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से तथा नियंत्रण से, जो अनुसूचित जाति होती हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है 5वीं अनुसूची। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यहाँ एक शब्द आया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वो आर्टिकल 244 के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 244 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता से, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट गलत लिखा है, राज्यपाल की सहायता से, राज्यपाल की सहायता से राज्यपाल की सहायता से राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा घोषित किया जाता है। क्या समझे यहाँ से? जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होगा, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा, कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगा? आर्टिकल 244 के अंतर्गत करेगा। किसकी सहायता से करेगा? राज्यपाल की सहायता से करेगा। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी यहाँ तक। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सहायता से? राज्यपाल की सहायता से। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 244 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी शेड्यूल है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इतना बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से सवाल आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है इस बार आपके एग्जाम में। 6ठी अनुसूची, आइए जानते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है जो 6ठी अनुसूची। देखिए जो हम 5वीं अनुसूची पढ़ रहे थे उसमें भी अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित थी, और ये भी जनजातीय क्षेत्र से प्रशासन से संबंधित है। लेकिन इसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके जो राज्य हैं उनके राज्यों के बारे में जो है विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। कौन कौन से राज्य जो हैं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, जो राज्य हैं 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इनके जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख जो है वो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत है। कौन कौन सी? असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? AM² भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 M आएंगे भाई, मिजोरम और मेघालय। या फिर आप कैसे याद कर सकते हैं? ATMM। ठीक है, आत्मम, आत्मम से भी इसे क्या कर सकते हैं आप? याद कर सकते हैं। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा असम, टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, फिर मिजोरम और फिर मेघालय। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। यहाँ आपको याद रखना है जो 6ठी अनुसूची है उसमें राज्यों का उल्लेख किया गया है विशेष तौर पर। आपसे पूछ सकता है 6ठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है उसमें से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। आपको 3 ऑप्शन देगा ऐसे जो होंगे और एक होगा नहीं वाला। या ऐसे पूछ सकता है कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो फिर आपको 1 2 3 करके कि 1 2 सम्मिलित है, 2 3 सम्मिलित है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ आपको करंट से भी एक चीज़ याद रखनी है
जो लद्दाख है, जो यूटी यूटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसको भी छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की जो है पुरजोर मांग चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में जो लद्दाख है वो छठी अनुसूची में जो है वो सम्मिलित हो जाए। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड आपको याद रखना है। कोई अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस राज्य को छठी अनुसूचित में सम्मिलित करने पर मांग चल रही है, पुरजोर समर्थन किया जा रहा है, तो लद्दाख आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वीं अनुसूची। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। किससे संबंधित है 7वीं अनुसूची? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो कानून दिए गए हैं उन कानूनों से संबंधित है 7वीं अनुसूची। यहाँ से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं? जो संघ सूची है उसमें कितने कानून हैं, कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जाता है। अगर बात करें संघ सूची के बारे में, तो यहाँ कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको? भाई संघ के पास होगा ना, केंद्र के पास होगा, केंद्र के पास होगा। ठीक है, अगर भाई संघ का मामला है तो संघ ही बनाएगा कानून। साथ ही साथ राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कौन सी है? भाई ऐसा विषय जिस पर आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अगर राज्य ने कोई कानून बनाया है उसके बाद केंद्र ने कोई कानून बनाया तो केंद्र का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। ठीक है, यहाँ याद रखिए राज्य में जो कानून बना है राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ केंद्र ने कानून बनाया, राज्य ने कानून बनाया। समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होगा कि जो कानून है, मैं आपको सही से समझाता हूँ। जो जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है उसमें जो कानून बनाया जाएगा, कानून बनेगा, वो केंद्र भी बना सकती है प्लस राज्य भी बना सकती है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मान लीजिए कि राज्य ने कोई कानून बनाया है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, राज्य ने तो कानून बना लिया, अब उसी जो विषय था उसी पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया। किसने कानून बनाया? केंद्र सरकार ने कानून बनाया। तो यहाँ किसका मान्य हो जाएगा? केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बड़ी है। लेकिन यहाँ याद क्या रखना है, एक ऐसी स्थिति भी होती है कि जहां राज्य सरकार का बनाया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का बनाया कानून मान्य होगा। भले ही बाद में क्या करे, केंद्र भी कानून बनाए, लेकिन मान्य किसका होगा? राज्य सरकार का। आप कहेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो आपको याद रखनी है, अगर राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार कानून बनाने से पूर्व, कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति से सहमति ले लेती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा लेती है, तो फिर वो ऐसी दशा में भले ही बाद में केंद्र सरकार कानून बनाए, लेकिन मान्य किसका होगा? राज्य सरकार का मान्य होगा। क्योंकि इनडायरेक्टली राज्य सरकार ने क्या किया? कानून यानी कि केंद्र सरकार से अनुमति ले ली है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। तो एक दशा आपको याद रखनी है कॉन्करेंट लिस्ट पे, समवर्ती सूची में, कि केंद्र कानून बनाएगा या राज्य कानून बनाए, विषय कोई भी हो। भले ही विषय पर राज्य ने पहले कानून बना लिया है, ठीक है, एक विषय पर राज्य ने, ए विषय पर राज्य ने कानून पहले बना लिया, लेकिन केंद्र सरकार का मन हुआ भाई अब इस विषय पर हम कानून बनाएंगे, तो मान लीजिए यही विषय पर राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो मान्य किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का मान्य हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो ए है उस पर कानून राज्य सरकार ने बनाया, कानून राज्य सरकार ने बनाया, साथ ही साथ उसने क्या किया? प्रेसिडेंट से अनुमति ले लिया, हस्ताक्षर करा लिए। अब फिर केंद्र सरकार जो थी उसका भी मन हुआ कि ए विषय पर हम भी कानून बनाएंगे,
अगर केंद्र सरकार ने ए विषय पर कानून बाद में भी बनाया तो ऐसी दिशा में ये कानून मान्य नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का ही, राज्य सरकार का ही कानून मान्य होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने क्या किया है, प्रेसिडेंट से पहले ही अनुमति ले ली है। ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी थी जो इम्पोर्टेंट है। काफी बार कथन और कारण में ये सवाल आता है कि कौन सी आप पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दशा होगी जब राज्य सरकार का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या हस्ताक्षर प्राप्त होने चाहिए। हालांकि हम सभी लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, क्योंकि वो नाम मात्र का प्रमुख है भारत में। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, जो विषय है इन पर आपको विवाद मिलेगा, लेकिन जो आपको दिए गए हैं ये सबसे सटीक आपको आंकड़े दिए गए हैं। राज्य सूची में, संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52। इसमें 5 थे वो कम हुए हैं, इसमें 5 बढ़ाए गए हैं, जो वहां से कम किए गए यहाँ ऐड कर दिए गए। ठीक है, और उसमें 3 बढ़ाए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो संघ सूची में जो परमाणु ऊर्जा है, भाई जो परमाणु ऊर्जा विभाग वही हमारे प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं। किसके पास है? पीएम के पास है। तो ये तो सीधे सीधे संघ सूची का विषय हो गया। नागरिकता को लेना या देना संसद का कार्य है। ठीक है, संचार, मुद्रा, भाई पैसे का भी जो कार्य होता है, आरबीआई को जो रेगुलेट करती है, वैसे आरबीआई रेगुलेटेड नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली जो होती है वो राज्य केंद्र सरकार के द्वारा होती है। ठीक है, वैसे वो केंद्र की बैंक भी है। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? एग्जाम्पल में राज्य का कौन कौन से विषय हैं? राज्य की जो पुलिस है, यहाँ आपको याद रखनी है। यूटी इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार की पुलिस होती है, यहाँ केंद्र सरकार पुलिस देखती है। ठीक है, जिला अस्पताल हो गए राज्य सूची में आएंगे। सफाई की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। और पशु एवं सिंचाई का जो भी डिपार्टमेंट है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इन पर जो कानून बनाया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, और राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा। इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। साथ ही साथ बात करते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आपके बताएंगे समवर्ती सूची का विषय। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कानून बनाया शिक्षा पर, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बनाएगी वो मान्य होगा। लेकिन यही क्या हुआ, राज्य सरकार प्लस प्रेसिडेंट आ गए, तो बाद में ये जो कानून मान्य होगा वो राज्य सरकार वाला मान्य होगा। ये मैं आपको पहले इससे समझा चुका हूँ। दीवानी एवं फौजदारी के जितने भी मुकदमे होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, श्रम कल्याण विभाग जो होता है वो समवर्ती सूची में है। साथ ही साथ कारखाने, समाचार पत्र जो भी है वो भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में, और यह अनुसूची भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुसूचियां अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से फैक्चुअल सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में, किससे संबंधित है? तो 8वीं जो अनुसूची है भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। बात करें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं सम्मिलित थी। 14 भाषा सम्मिलित थी। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आप बताएंगे वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि संविधान में कुछ भी जोड़ना होगा तो संविधान संशोधन किया जाएगा। तो इसका मतलब जो 14 भाषाएं थी, 14 से कितनी हो गई भाई? 14 से 22 हो गई। कितनी बढ़ गई? मुझे मैथ नहीं आता, तो आप लोग जोड़ लीजिए कितनी बढ़ गई थी। ठीक है, 14 6 20 और 2 8 भाषाएं सम्मिलित हो गई। ठीक है, 8 भाषाएं जो बड़ी हैं वो किस आधार पर बड़ी होंगी, कैसी जोड़ी गई होंगी? संविधान संशोधन करके जोड़ी गई होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किया होगा। कौन कौन से संविधान संशोधन से भाषाएं जोड़ी गई आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। और ये कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी। याद रखें, ये यहाँ से सवाल आते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 21वें संविधान संशोधन से कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन के बारे में। 71वें संशोधन के बारे में, 71वें संशोधन के बारे में तो कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये 3 जो भाषाएं हैं, नेपाली भी है सम्मिलित हमारी संविधान की भाषा में। ठीक है,
अनुसूची में, याद रखना है आपको। कहीं आप समझे नहीं नेपाली भाषा सम्मिलित नहीं है, नेपाली आ जाए, ठीक है। तो ये 3 जो है वो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो याद रखनी है, काफी बार आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये जो 4 भाषाएं हैं वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। मूल में कितनी थी मैंने आपको बताया, 14 थी। अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। अब गिनो भाई, 22 हो गई, नहीं हो गई? 1 2 3 4 और 4 8, 14 थी, 8 जोड़ गई, 22 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट, देखिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो होगा, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। जो 4 अनुसूचियां हमने संविधान संशोधन के द्वारा बाद में संविधान में जोड़ी हैं, उन सभी के बारे में चर्चा जो है हम सॉरी नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। कौन कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। देखिए जो 8 अनुसूचियां थी उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था, क्योंकि वो मूल संविधान में भी थी और वर्तमान संविधान में भी। लेकिन जो 4 ये अनुसूचियां हैं इनके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है कि कैसे कैसे कब जोड़ी गई हैं, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, कितने विषय जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट दखल कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। इन सभी के बारे में जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं सारी चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रथम अनुसूची के बारे में चर्चा की थी। मैंने बताया राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाओं का वर्णन जो है प्रथम अनुसूची में। यहाँ मैंने आपको बताया था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगर पिछली बार 7 बोला होगा तो वो मिस्टेक की होगी मैंने, आप यहाँ 8 करिए, 8 ठीक आंसर होगा आपको, ठीक है। 7 थे हमारे, फिर हमने 2 बनाए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 9 हुए थे, फिर दमन द्वीप को हमने उसमें जोड़ा था, ठीक है। तो 8 हो गए हमारे यूटी। अगर पिछली बार 7 बोला होगा तो आप यहाँ करेक्ट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते, किस किस के वेतन भत्ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इनको वेतन भत्ते जो हैं वो दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसके अलावा कोई होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट पूछ सकता है ना किस किस के वेतन भत्ते उल्लेखित हैं, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। इस टाइप के सवाल आप पूछे जाते हैं, क्योंकि जब सवाल को कठिन करना होता है तो फिर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। फिर मैंने आपको बताया तीसरा अनुसूची के बारे में, इसका संबंध किससे है भाई, इसका संबंध शपथ से है। मारकर भी भाई, इसका संबंध शपथ से। किन किन की शपथ का उल्लेख है, तो भाई इन की शपथ का उल्लेख है। किसका नहीं है, किसका है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका नहीं है, तो किसका नहीं है भाई, प्रेसिडेंट का नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है और राज्यपाल का नहीं है। किस किस का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, मैंने बताया राष्ट्रपति का नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है, साथ ही साथ मैंने किसके बताया, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। आप पूछेंगे भाई कौन से आर्टिकल में फिर इनका उल्लेख मिलता है, जब हमारे संविधान की अनुसूची में इनका उल्लेख नहीं है तो किस किस में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें तो 59, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 69 और राज्यपाल की बात करें तो 159, ठीक है भाई, 159। इनमें जो है आपको उल्लेख मिलता है इनकी शपथ के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची थी चौथी में, मैंने आपको बताया राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यूपी में 31 हैं, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, राजस्थान में 10 और 16। मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो अब थोड़ा तेज चलेगा, ठीक है, फास्ट चलेगी क्लास। 5वीं अनुसूची के बारे में बात कर लें तो मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जाति क्षेत्र क्या होगा, तो ये आर्टिकल 244 के तहत प्रेसिडेंट निर्धारित करेगा किसकी सहायता पर,
राज्यपाल की सहायता पर। यहाँ याद रखना राज्यपाल की होगी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये राज्यपाल है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बताई छठी अनुसूची किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर राज्यों को स्पेसिफिक किया गया है, कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। लद्दाख को भी छठी अनुसूची में जोड़ने की बात चल रही है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। फिर सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जितने भी विषय हैं इन सब का उल्लेख इन अनुसूचियों में मिलता है। कौन कौन सी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है, तो आप एक बार इसे दोबारा पढ़ लेंगे। फिर मैंने आपको बताया 8वीं अनुसूची के बारे में, भाषा से संबंधित है। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन से संशोधन से जोड़ी गई सारी चीजें आपको दिख रही होंगी और मैंने आपको बताया है ब्रीफ में। तो एक बार आप अध्ययन करेंगे। देखिए कल हम जो शेष जो इससे बची हुई अनुसूचियां हैं, डेट मीन्स 8, 9, 10, 8वीं तो हमने कर ली, 9, 10, 11, 12, 4 जो अनुसूचियां बची हैं हमारी, ये वाली अनुसूचियां बची हुई हैं, इनके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसका मतलब। फिर उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे वो भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय हो, चाहे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन प्लस प्रस्तावना प्लस अनुसूचियां, इन सबसे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप जो है वो नेक्स्ट क्लास में, सेकंड नेक्स्ट मतलब कल की क्लास के बाद वाली जो क्लास होगी उस क्लास में हम कर रहे होंगे। किन किन के, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल, प्रस्तावना से रिलेटेड सवाल, अनुसूची। देखिए हमने जब पढ़ा है, हमने सारी चीज़ों का अध्ययन अच्छे से कर लिया है, तो हम क्या करेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे खुद, और मैं खुद आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप कितने सवाल कर पाते हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप उस दिन ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए थे जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो है कभी भी हो, आपको अच्छे से लगातार पढ़ाई रखनी है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने पर ही जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान में जो हमारा कंपटीशन है उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चे अब बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं। तो सिलेक्शन लेने की सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको कंटिन्यू लगातार जो है पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो है हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।